हेलो। आज हम जीओसी चालू करेंगे। जीओसी सामान्य कार्बनिक रसायन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ से तुम्हारे देखो, पहली बात तो मेरा इंट्रोडक्शन सुन लो। मैं एक ऐसा टीचर हूँ कि मैं तुमको समझाऊंगा भी और रटाऊंगा भी, कंसेप्ट भी बताऊंगा और याद रखने के तरीके भी बताऊंगा। ठीक है, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। और अब है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात, जीओसी की बात। जीओसी केमिस्ट्री केमिस्ट्री चालू कैसे होती है? रिएक्शन से। रिएक्शन कब होती है? जब अभिकर्मक, एक मिनट हो, ये चीज़ें है ना पहले से ही मैं लिख के रखूँगा। सबसे पहले अभिकर्मक प्लस अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? उत्पाद। रिएक्शन में क्या होता है? सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में क्या होता क्या है उसको पहले बेसिक से बताऊंगा। अभिकर्मक मतलब रिएजेंट है, और अभिकारक, कर्मक तो जो है जो अभिक्रिया करने वाला, और किसके साथ करेगा वो सब्सटेंस क्या है? अभिकारक। ठीक है, इन दोनों की जो आपस में रिएक्शन होती है तब क्या बनता है? उत्पाद। ठीक है, अब ये बनने का रास्ता जो है वो दो तरीके से तय होता है। ये डायरेक्ट ये तो शॉर्टकट है। ठीक है, ये वाला चीज़ शॉर्टकट है। ये जो है डायरेक्ट दो तरीके से होती है। पहला कि ये फास्ट हो जाए, ठीक है, संक्रमण अवस्था के द्वारा हो जाए। वास्तविकता में सारी रिएक्शन ऐसे ही होती है संक्रमण अवस्था के द्वारा ही, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शन जब तुम केमिकल इंडेक्स पढ़ते हो तो तुम्हें पता चलता है कोई स्लो होती है, कोई फास्ट होती है, कोई मीडियम होती है। तो मीडियम वाली रिएक्शन जो होती है या फिर संक्रमण वाली जो रिएक्शन होती है, उनको ऑर्गेनिक की दृष्टि से स्टडी करने के लिए उसको अपन किसके तौर से होकर गुजारते हैं? मध्यवर्ती के तौर से होकर गुजारते हैं। किससे होकर गुजारते हैं? मध्यवर्ती से होकर, जिससे कि हम उस पूरे रासायनिक अभिक्रिया को समझ सकें, उसको खुद के अनुसार बना सके। और भी कई तरीके हैं चीज़ को कौन सी बहुत से फैक्टर डिसाइड कर सके कि फास्ट कहूँगी, कितना मटेरियल बनेगा, क्या लेंगे तो बढ़िया तरीके से और तेज़ हो सकती है। मतलब कि ये मध्यवर्ती जो है इस पे पूरी ऑर्गेनिक बेस है। यही तरीका है पूरी ऑर्गेनिक को समझने का, और इस पे ही ऑर्गेनिक पढ़ाए जाते हैं, ना कि संक्रमण पे। मैं इस पे कुछ नहीं पढ़ाऊँगा, इस पे ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक पार्ट। ठीक है, और जब मध्यवर्ती होगा तब तुम उसकी दर का निर्धारण कर सकोगे। मध्यवर्ती क्या क्या होते हैं ये भी बताऊंगा अभी। और संक्रमण अवस्था के द्वारा तुम कभी अभिक्रिया की दर का निर्धारण नहीं कर सकते। अभिक्रिया की दर का निर्धारण करने का मतलब ये नहीं है कि एक ही अभिक्रिया की दर का निर्धारण अलग अलग समय पे करना, बल्कि उसका मतलब ये है कि दूसरी अभिक्रियाओं से, अगर जैसे मैंने एक बीकर में अलग अभिक्रिया कराई, दूसरे बीकर में अलग अभिक्रिया कराई, अब दोनों में टाइम डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन पहले हो रही है कौन बाद में हो रही है, मटेरियल से डिफरेंस आने से कौन पहले हो रही है बाद में हो रही है, कौन सी मध्यवर्ती के डिफरेंस के कारण पहले हो रही है बाद में हो रही है, तो वो डिफरेंस कब देखा जा सकता है? जब मध्यवर्ती बने, वरना नहीं देखा जा सकता। ठीक है, इसलिए दर निर्धारण कब देखा जाएगा? मध्यवर्ती के केस में। और स्टडी भी अपन मध्यवर्ती की करेंगे। अब मध्यवर्ती चीज़ क्या है और संक्रमण चीज़ सिंपल है। संक्रमण एक अवस्था होती है, अभिक्रिया की मध्यावस्था कुछ कहते हैं। और ये तुमने केमिकल काइनेटिक्स में अच्छे से पढ़ रखा है, इसको मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा। मध्यवर्ती तुम उधर नहीं पढ़ते, इसलिए मैं यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, अब बोलोगे सर हमको तो नहीं पढ़ाया हुआ, मेरे को याद नहीं है। याद नहीं है तो अपने टीचर से पढ़ो, मैं यहाँ पे समय व्यर्थ नहीं करूँगा। ठीक है, चलो अभी मध्यवर्ती बताता हूँ। सबसे पहले मध्यवर्ती बनते किससे हैं? तो मध्यवर्ती जो है, मध्यवर्ती लिख देता है यहाँ पे शॉर्ट में। मध्यवर्ती जो है वो बनते हैं सहसंयोजी बंध के विदलन से। सहसंयोजी बंध, एक मिनट, हाँ, इससे सहसंयोजी बंध के विदलन से। ठीक है, सहसंयोजी बंध का विदलन जो है वो भी दो प्रकार का होता है। विदलन का मतलब टूटना। ठीक है, सहसंयोजी बंध तुमने पढ़ रखा है, शब्द को भी समझ रखा है, इसको मैं वापस से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बात है विदलन। विदलन दो तरीके से होगा। विदलन होता है दो प्रकार के होता है विदलन, समांश विदलन और विषमांश विदलन। समांश विदलन से क्या बनता है? विषमांश विदलन से क्या बनता है? समांश विदलन से मुक्त मूलक बनते हैं और विषमांश विदलन से आयन बनते हैं। और ये कब होता है और क्यों होता है? मुक्त मूलक बनने का कारण क्या होता है? जब सहसंयोजी बंध की ध्रुवीयता कह सकते हो, उसका डेल्टा ई एन डिफरेंस कह सकते हो, वो क्या हो? बहुत
एन डिफरेंस बहुत कम हो और वहाँ पे डेल्टा एन डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, ठीक। और एक और बात, जब बंध ध्रुवीय होगा तो उसमें से कौन सा विदलन होगा? विषमांश विदलन। कौन से बंध में? ध्रुवीय बंध में, ठीक है, बॉन्ड में। कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं मध्यवर्ती जो विखंडन से बनते हैं, जो कितने प्रकार के होते हैं, कितने बनते हैं, ठीक है। ये 6 प्रकार के जो विखंडन से बनने वाले, विखंडन कह दो विदलन कह दो एक ही बात है। इन जो विदलन से बनने वाले जो मध्यवर्ती हैं वो इतने टाइप के हैं, 6 टाइप के तुम्हारे सिलेबस में है। सबसे पहले मुक्त मूलक कौन से विदलन से होने वाला है, समांश के विषमांश ये सबको पता ही है। आयन किससे बनेंगे, क्लियर कट है। एनायन ये मैंने वापस ले लिया गया। एनायन का मतलब यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। इन एनायन का मतलब में कार्बेनायन, कार्बेनायन है। अब ये कुछ और है चीज़, ये चीज़ मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन कार्बिन बता देता हूँ यहाँ पे मैं। वैसे ये तुमको अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी जब उसका जो रिएक्शन आएगा ना तब समझ में आएगा। और बेंजाइन भी रिएक्शन में आएगी एक, ठीक है। अब ये प्रकार कैसे बनेंगे ये तो तुम्हें आयन वर्ड और आयन वर्ड नहीं आने वाला, जो तुम्हें डायरेक्टली समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये अपने साथ एक कमी या अधिकता से लेकर हैं। किसकी कमी या अधिकता से? इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को लेकर बने हैं, ठीक है। कमी या अधिकता को लेकर, अधिकता को लेकर बने हैं या फिर कमी को लेकर बने हैं। ये क्यों, सब सिंपल सी बात है। कमी को लेकर कौन बना है, अधिकता को लेकर कौन बना है। इस पे क्वेश्चन बेसिकली संग्रहण पूछ के पूछता है, वो नीट में बहुत बार आ रखा है और आगे भी आएगा। ये तुम्हारा कॉमन सेंस है, अभी तुमको नहीं आ रहा है, बाद में आ जाएगा, ठीक है। और अभी कमी और अधिकता है, तो अब कमी और अधिकता है तो अब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण तो सॉरी, अब कमी या अधिकता है तो अब मध्यवर्ती को स्थायी करना पड़ेगा, क्योंकि या तो कमी है उसके पास इलेक्ट्रॉन होगी या फिर अधिकता है, यानी मतलब कि उसका अष्टक पूर्ण नहीं है या फिर वो उदासीन नहीं है, यानी कि वो स्थायी नहीं है। तो हम उसकी क्या कोशिश करेंगे, उसको स्थायी करेंगे और उसको स्थायी करने वाले प्रभावों को पढ़ेंगे। तो प्रभाव कितने हैं उसका एक चार्ट बनाते हैं। पहले मैं चार्ट बनाऊंगा, तुम समझना उसको, ठीक है। ये चार्ट रहेगा, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन विस्थापन जो प्रतिस्थापन प्रभाव है, मतलब मध्यवर्ती खुद को स्थायी करने के लिए किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या देगा जिससे वो स्थायी होगा, तो वो प्रभाव 2 टाइप के हैं। पहला तो वो आंशिक विस्थापन करे इलेक्ट्रॉनों का, या फिर विस्थापन सारे 2 प्रकार के हो सकते हैं, प्रतिस्थापन 2 प्रकार के। इलेक्ट्रॉनों को, बंधित इलेक्ट्रॉनों को आंशिक रूप से प्रतिस्थापित करे। दूसरा तरीका है कि बंधित इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित करे। पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित करने के तरीके को क्या कहते हैं, अनुनाद, रेजोनेंस, ठीक है। अब रेजोनेंस भी 3 टाइप का है, एम प्रभाव, एच प्रभाव और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। एम प्रभाव क्या है, ये एम प्रभाव क्या है, एम प्रभाव मतलब जब पाई बॉन्ड का कहीं पे भी अनुनाद आएगा, ठीक है, तब तुम एम प्रभाव उपयोग करोगे। और जब हाइपर कॉन्जुगेशन कब लगाओगे, जब तुम्हारे पास सिर्फ अल्फा एच होंगे, ठीक है। अल्फा एच वाला कंसेप्ट आएगा। अल्फा एच का मतलब होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब कि एसिडिक एच होता है एक, जब बनता है वो मध्यवर्ती अवस्था में अपने आप मुक्त होता है, वो अलग चीज़ है। रेजोनेंस होता है मतलब इस टाइप से, ये हाइपर कॉन्जुगेशन नाम से रेजोनेंस होता है। ये नाथन ब्रेकर ने दिया, इसको नाथन ब्रेकर प्रभाव भी कहते हैं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। और ये इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जो है, इसमें क्या होता है कि ये जब अभिकर्मक आता है अभिकारक के पास, तो अभिकर्मक की उपस्थिति में सिर्फ लगता है, ठीक है। अगर अभिकर्मक नहीं है, सिर्फ अभिकारक ही है, तब नहीं लगता। और उसके अलावा जो है, जब आंशिक विस्थापन होगा तब प्रभाव आई प्रभाव कहेंगे, प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं इसको, आई से। ये 2 टाइप का होता है, प्लस आई और माइनस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव क्या है, प्लस आई मतलब देने वाला, दाता को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं ना, ये बायो वाली केमिस्ट्री समझ लो, बायो में आते हैं ना वो प्लस हो माइनस हो वाला, उस टाइप से। वो अलग चीज़ है, प्लस हो माइनस हो होना वो अलग चीज़ है, वो आर एच से डिसाइड होता है वैसे तो, वो अलग चीज़ है, सॉरी वो अलग चीज़ है, मैंने गलत लिंक करा। इसका प्लस का मतलब है दाता और माइनस का मतलब है यहाँ पे लेने वाला, इलेक्ट्रॉन लेगा और ऋणावेशित होकर दाता बने, ठीक है। ये तो हो गया प्रभाव, कितने टाइप के प्रभाव, प्रभाव का चार्ट। अब याद रखने की चीज़, पूर्ण स्थानांतरण में पाई बॉन्ड सम्मिलित होगा, पहली बात। आंशिक विस्थापन में सिग्मा बॉन्ड सम्मिलित होगा, पहली बात ये वाली लिख लो, दूसरी बात ये लिख लो, तो तुम्हारे लिख लेना, ठीक है।
अब अपन आई प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट को चालू करेंगे और इस पूरे लेक्चर में इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। फिर अगली क्लास जो है वो अनुनाद पे बनेगी, पूरे रेजोनेंस पे बनेगी, तीनों टाइप्स को पूरा कवर करेंगे उसमें। और तीसरी क्लास जो होगी वो बनेगी टोटोमेरिज्म। ठीक है, क्लियर? टोटोमेरिज्म पे पढ़ाऊंगा, पहले आई प्रभाव पढ़ाऊंगा, आई प्रभाव से रिलेटेड क्षारीयता, अम्लीयता और पॉजिटिव का स्थायित्व, मतलब पॉजिटिव का स्थायित्व, नेगेटिव का स्थायित्व, और मतलब मध्यवर्ती पॉजिटिव नेगेटिव और मुक्त मूलक का स्थायित्व, इस टाइप से। पर उसको आई प्रभाव के हिसाब से बताऊंगा। पहले तो रेजोनेंस के हिसाब से अलग चीज़ चलेगा, वो अलग चीज़ चलेगा, मतलब वो तीनों अलग बहुत टॉपिक हैं। और उसमें पहली क्लास में ये बताऊंगा क्षारीयता, अम्लीयता और आई प्रभाव, पहली बात। दूसरी क्लास में रेजोनेंस को पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, जितना तक समझा पाऊंगा उसको पूरा समझाऊंगा लगभग। और तीसरी क्लास में लूँगा टोटोमेरिज्म की और फ्री रेडिकल की, मतलब कि मुक्त मूलक की। ठीक है, ऐसा आपने जो टारगेट रहेगा क्लास लेने का, इसलिए तीनों क्लासों को ज्वाइन करो और अच्छे से पढ़ो। और उसके लिए ठीक है, चलो आगे बढ़ते। और उसके अलावा जो है, जब आंशिक विस्थापन होगा तब प्रभाव आई प्रभाव कहेंगे, ट्रेनिंग प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं इसको, आई से। ये दो टाइप का होता है, प्लस आई और माइनस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव क्या है? प्लस आई मतलब देने वाला, दाता को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं ना, ये बायो वाली केमिस्ट्री समझ लो, बायो में आते हैं ना वो प्लस हो माइनस हो वाला, उस टाइप से। वो अलग चीज़ है, प्लस हो माइनस हो होना वो अलग चीज़ है, वो आर एच से डिसाइड होता है वैसे तो, वो अलग चीज़ है, सॉरी वो अलग चीज़ है, मैंने गलत लिंक करा। इसका प्लस का मतलब है दाता और माइनस का मतलब है यहाँ पे लेने वाला, इलेक्ट्रॉन लेगा और ऋणावेशित होकर दाता बने। ठीक है, ये तो हो गया प्रभाव। कितने टाइप के प्रभाव, प्रभाव का चार्ट। और अब याद रखने की चीज़, पूर्ण स्थानांतरण में पाई बॉन्ड सम्मिलित होगा, पहली बात। आंशिक विस्थापन में सिग्मा बॉन्ड सम्मिलित होगा, पहली बात ये वाली लिख लो, दूसरी बात ये लिख लो, तो तुम्हारे लिख लेना। ठीक है, अब अपन आई प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट को चालू करेंगे और इस आई प्रभाव सबसे पहले आई प्रभाव की 4 बातें याद रखनी है तुमको, जो परमानेंट तुम्हारे लिए काम आएगी। आई प्रभाव एक स्थायी प्रभाव है, लिख लो। दूसरी बात, स्थायी प्रभाव क्यों है? क्योंकि ये विद्युत ऋणता के अंतर के कारण लगता है, डिसाइड होता है। ठीक है, तीसरी बात, या फिर कहते हैं दूसरी बात का ही एक्सप्लेनेशन है कि इसको स्थायी प्रभाव कहते क्यों हैं। तो इसका कारण है कि जो है विद्युत ऋणता के अंतर के कारण आंशिक धनावेश और ऋणावेश बनते हैं, इसलिए क्या बनते हैं और क्या कहते हैं इसको, स्थायी प्रभाव। चौथी बात कि ये दूरी पर डिपेंड करता है, दूरी के साथ आई प्रभाव का मान लगातार घटता है, वो प्लस आई है माइनस आई है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, दोनों के लिए घटेगा, इसका मतलब कि तुम इसमें 2 तरीके की चीज़ लिख सकते हो, आई प्रभाव प्लस माइनस विद कॉन्पाती डिस्टेंस, ये वाला तुमको हमेशा याद रखना है। माइनस आई समूह या फिर माइनस आई प्रभाव के कारण, किसके कारण लगेगा? माइनस आई वाले समूह के कारण लगेगा या फिर परमाणु के कारण लगेगा। ठीक है, तो ऐसे समूह या परमाणु जो पीसीसी या की मुख्य कार्बन श्रृंखला या फिर किसी भी जो है श्रृंखला से जुड़ कर के उसके इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी करे, तो उसे क्या कहेंगे? माइनस आई समूह। ठीक है, या फिर माइनस आई वाला परमाणु, या फिर इससे लगने वाला प्रभाव क्या कहलाएगा? माइनस आई प्रभाव। अब इसके लिए परिभाषा तुम बनाओगे। ठीक है, इसको लिख भी सकते हो। अब ये माइनस आई की प्रस्तुति लिखी है मैंने, यहाँ पे माइनस आई समूह जुड़ा हुआ है, तो ये जैसे पहले कोई चेन उदासीन थी, इसके जुड़ने से इसने क्या कर लिया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन करके खुद को ऋणावेशित कर दिया और इस पूरी चेन को धनात्मक करने की कोशिश की। जो नज़दीक वाला है वो सबसे ज़्यादा आंशिक धनावेशित होगा, इसलिए उसके लिए कम डेल्टा लिखा है। डेल्टा कम मान को दर्शाता है, और ज़्यादा डेल्टा लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा पॉजिटिव है उन पे, बल्कि और कम है। ठीक है, इसकी पुष्टि होगी तो मेरे इससे, यानी कि तुम लगातार इस तरफ जाओगे, यानी कि दूरी को बढ़ाओगे, तो आई प्रभाव जो है मतलब कि आंशिक धनावेश जो है लगातार क्या होगा? कम होगा।
आंशिक धनावेश और ऋणावेश का सेपरेशन जो है बहुत कम होगा। यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये दूरी के प्रभाव को समझा, यानी कि इससे तुम पुष्टि कर रहे हो कि आई प्रभाव विल डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। दूरी लिख लो यार। और इस डायग्राम में जो मैंने शो किया है कि चौथे कार्बन पर आई प्रभाव लग ही नहीं रहा है, तो तुम्हें भी यही याद भी रखना है, ये पॉइंट भी है कि तुम्हें चौथे कार्बन तक पहुंचते पहुंचते आई प्रभाव को जीरो ही मानना है। यानी कि चौथा कार्बन बोले और अब बोले कि आई प्रभाव लगाओ, तो तुम बोलना आई प्रभाव लगेगा ही नहीं, या फिर नगण्य लगेगा। ठीक है, बहुत कम लगेगा। ये है माइनस आई प्रभाव का क्रम। पॉजिटिव, पूर्ण पॉजिटिव वाला समूह है उसका माइनस आई अधिकतम होगा। उसके बाद आंशिक धनावेशित वाला जो समूह है उसका आई प्रभाव थोड़ा पॉजिटिव वाले, पूर्ण पॉजिटिव चार्ज वाले से कम होगा, और लेकिन न्यूट्रल का सबसे कम होगा। ठीक है, न्यूट्रल कैसे प्लस आई माइनस आई या प्लस आई लगाएगा उसको भी मैं बताऊंगा, वो ई से लगाता है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। अब ये कि ये चीज़ें तुम इसके लिए कन्वर्ट करोगे वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा, वो तुम खुद समझ के लिखोगे। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और तुमको समझाएंगे। ये 3 क्वेश्चन अपन अटेंड करेंगे माइनस आई प्रभाव के क्रम में जमाने के। ठीक है, तुमने पढ़ तो लिया ही है, अभी ऊपर वाला जो लिख रखा है मैंने वो। इसको जमाओ पहले, फिर इसको जमाओ, इसको जमाओ। इसको कैसे जमाएंगे, तुम क्या करो ना, मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट पेस्ट करूँगा, तुमको सॉल्व करने लग जाना है वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और मैं सॉल्व करता जाऊँगा डायरेक्ट। ठीक है, पॉज करो, मैं सॉल्व करता हूँ। ये क्या है, पूर्ण धनावेशित सबसे आगे पहले, सेकंड वाला आंशिक धनावेशित, थर्ड वाला न्यूट्रल सबसे लास्ट में। ये आंशिक धनावेशित कैसे है, इसको ऐसे डिटेल में बताएंगे अपन। ये है वो डिटेल जिसमें बता रखा है कि ये आंशिक धनावेशित कैसे है, जिसमें देख रहे हो यहाँ पे ओ से 2 डबल बॉन्ड जुड़, मतलब 2 बॉन्ड जुड़ रखे हैं, जिसके कारण जो आंशिक ऋणावेश है वो ओ पे आएगा, ओ मतलब ऑक्सीजन पे आएगा, और आंशिक धनावेश जो है दोनों बंधों का आएगा कार्बन पे। और यहाँ पे कार्बन पे हाइड्रोजन कार्बन बंध का जो भी वो तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या, ऋणावेश आ रहा है, आंशिक ऋणावेश, और यहाँ पे धनावेश आ रहा है। ठीक है, कुल मिला के हाँ ये आंशिक धनावेशित प्रजाति दिख रही है। ठीक है, इसके हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किस हिसाब से करोगे, आवेश घनत्व से। जिस पर पॉजिटिव आवेश घनत्व जितना ज़्यादा है उसका माइनस आई उतना ज़्यादा है। पॉजिटिव आवेश घनत्व कैसे देखोगे, आवेश अपॉन आकार, आकार कह दो, आयतन कह दो, वॉल्यूम कह दो, एक ही बात है। ठीक है, ओ का आकार सबसे छोटा है, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का। इसका मतलब बढ़ता हुआ क्रम कि घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, अब सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए। स्ट्रक्चर क्या है इसकी, ये इसकी स्ट्रक्चर, ये इसकी स्ट्रक्चर पहले बना रखी है। इसकी तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सिंगल बॉन्ड पड़ जाती है। ठीक है, इस पे आंशिक धनावेशित की संख्या डेल्टा प्लस की संख्या 3 है। ठीक है, इस पे डेल्टा प्लस की संख्या कितनी है सर, इस पे भी 3 है, चलो 3 लिख देते हैं, इधर 3 है। ठीक है, अब इधर डेल्टा प्लस की संख्या 1 है, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये न्यूट्रल पर जाती है। ठीक है, इन दोनों में तो क्लियर है, ये वाला आगे होगा इससे। ठीक है, यानी कि फोर्थ में और सॉरी हाँ फोर्थ और थर्ड में, फोर्थ सबसे लास्ट होगा, उसके बाद थर्ड आएगा, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं ना, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अब इन दोनों में चेक करोगे तो दोनों में डेल्टा तो डेल्टा प्लस का संख्या है जो वो बराबर आ रहा है, लेकिन ई का जो अंतर है, मतलब डेल्टा प्लस का किसका सबसे ज़्यादा है, तो इस वाले का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो ई अंतर है वो कार्बन नाइट्रोजन के ई अंतर से ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है, वो मूल्यांकन पैमाने से तुम जब इनका मान रखोगे 2.5 आती है इसकी ई, इसको माइनस करोगे तुम इससे, हाँ तो आ जाएगा। बाकी इतना सब कुछ सॉल्व करना ही नहीं है, पहले तुम सेंटर एटम को देखो।
इधर क्या है नाइट्रोजन, इधर क्या है कार्बन, तो सिंबल से हो गया, पहले क्या आएगा, ठीक है। एक AR भी लिख लो तुम, जो तुम्हारे लिए काम आएगा कि sp3 सॉरी sp कार्बन की, मतलब जिसका संकरण sp है, कार्बन की En, sp2 कार्बन की En से ज़्यादा होती है कि कम होती है, ज़्यादा होती है। ये AR है, और ये AR मेरी तरह नहीं पूछा जाएगा जैसे मैंने पूछा है। ये सही कथन है कि गलत कथन में पूछा जा सकता है, या फिर ये लिख करके फिर ऐसे कोई क्वेश्चन दे दे कि कौन सा ज़्यादा स्थायी है, कौन सा अलग प्रभाव लगा रहा है, वो आगे तुम्हारे हिसाब से पूछ लेगा वो। मतलब इस संबंध का कोई, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है AR में, सत्य असत्य में। पर En के लिए जब sp और sp2 कार्बन वाले कोई स्पीसीज का जो एग्जाम्पल है वो अलग अलग दे सकता है, जैसे एल्किन दे दिया, एल्काइन दे दिया, एल्डिहाइड दे दिया, अल्कोहल दे दिया, इस टाइप से। अल्कोहल तो नहीं देगा, अल्कोहल देगा तो वो तो नहीं होगा। बाकी ऐसा कोई तारीख आगे साइनाइड दे दिया और एल्डिहाइड दे दिया, इस टाइप से 2 ऑप्शन दे दिए और फिर पूछ लिया उनके बारे में, इस टाइप से क्वेश्चन देगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन करेंगे। सभी एक ही वर्ग के तत्व हैं, परमाणु हैं, एक ही वर्ग के परमाणु तत्व हैं। तो जब इस प्रकार से आएगा तो वर्ग में नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, साइज क्या होती है, बढ़ती है, साइज बढ़ती है। En क्या होती है, साइज के साथ घटती है। En घटेगी तो माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा, घटेगा। इसमें क्या करोगे, इसमें भी सेम होमवर्क कर लो। अब प्लस आई पर क्वेश्चन करेंगे। प्लस आई पर क्वेश्चन क्या है, प्लस आई पे क्वेश्चन, किस पे क्वेश्चन है ये, प्लस आई प्रभाव पर क्वेश्चन करो। साइड में लिख लेते हैं ना, प्लस आई पर, प्लस आई पर तो ऋणावेश सबसे आगे, फिर आंशिक ऋणावेश, उसके बाद न्यूट्रल। तो सिंपल सी बात है, ये न्यूट्रल है कि आंशिक ऋणावेश, सर आंशिक ऋणावेश, तो ये सबसे आगे, ऋणावेश सबसे आगे, आंशिक ऋणावेश पीछे। आंशिक ऋणावेश कैसे है, स्ट्रक्चर देख लो। हाइड्रोजन और कार्बन में En अंतर के हिसाब से देखें तो इसकी तो 2.5 होती है, इसकी 2.1, तो इसकी ऋणावेश नहीं En आ जाएगी, तो इसके पास 3 डेल्टा आ जाएंगे, ठीक है। डेल्टा नेगेटिव वाला डेल्टा, इसका डेल्टा, इसका डेल्टा और इसका डेल्टा, ठीक। अब ये वाला करो। अब इसको किससे करोगे, आवेश घनत्व से। आवेश घनत्व, आवेश घनत्व को तुम एक और विभव भी कह सकते हो, आयनिक विभव कह सकते हो तुम इसको। अब किसका आयनिक विभव ज़्यादा है या फिर आवेश घनत्व किसका ज़्यादा है, इसका, तो प्लस ए भी इसका ज़्यादा होगा। मतलब फर्स्ट का प्लस है ज़्यादा, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, ठीक है। ऐसा है क्या, एक बार सोचो, सही कर रहे हो। हाँ सर सही है, तो गलत है। उस टाइम क्या था कि तुम्हारे पास क्या था, OH2 प्लस, NH2 प्लस और CH2 प्लस, ठीक है। उस टाइम तुमने क्या देखा, En देखा। तो अब आवेश घनत्व तो बाद में देखना, पहले En देखो, En देखना है। आवेश घनत्व वाला कंसेप्ट कब लगेगा, सिर्फ एक ही वर्ग वाले तत्वों में, ठीक है। आवेश घनत्व नहीं देखेंगे, En देखना है। En देखना है मतलब ऋणावेश समान है, केंद्रीय परमाणु की En देखेंगे, इसकी En सबसे ज़्यादा है, तो इसका ऋणावेश देने की क्षमता कम हो जाएगी, तो यानी कि इधर से इधर जाने पर प्लस या प्रभाव बढ़ेगा, ना कि घटेगा, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब इन वाले प्रश्नों में कैसे करना है, तो सिंपल है, इसमें भी प्लस आई प्रभाव याद करने का तरीका सेम रहेगा। कि अब तुम क्या देखो, इस पर एक कार्बन है तो यहाँ पे ये आंशिक ऋणावेशित होगा 3 डेल्टा से। फिर इसको देखोगे, ये 3 डेल्टा वाला जो ऋणावेशित कार्बन है, ये क्या करेगा, इसकी एन अब क्या हो जाएगी,
घट जाएगी, क्योंकि माइनस आवेश आने के कारण इसकी ई एन घट जाएगी, फिर इनका ई एन डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या फिर तुम इतना भी सोचो कि ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है और फिर ये भी इलेक्ट्रॉन जो है वो देने वाला है, यानी कि माइनस और माइनस, तो टोटल जो है ये देने वाला ग्रुप का जो वो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, और इसमें 2 देने वाले समूह वापस आ जाएंगे, तो ये और देने वाला बन जाएगा, इधर 3 देने वाला आ गया तो और देने वाला बन गया। अब इसको स्ट्रक्चर से समझो तो ये वाली स्ट्रक्चर पहले बना रखिए, इस वाले के लिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और ये देख लो भाई, इसको सब ऋणावेशित कर रहे हैं। अब ऋणावेशित वाला क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा, तो अब क्या होगा, ये ऋणावेशित वाला ही खुद इसको सपोर्ट करेगा जो खुद ऋणावेशित है, और वापस इसको सपोर्ट करेगा, तो इसमें जो नेगेटिव है इसकी तुलना में भी ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार फिर तुम इसको, ये तो समझने का तरीका हो गया, या फिर रटने का तरीका क्या हो जाएगा, जिधर कार्बन की संख्या ज़्यादा उधर प्लस है ज़्यादा, या फिर क्या रखोगे रटने का तरीका, ये रख सकते हो अभी फ़िलहाल तो, जिधर कार्बन की संख्या ज़्यादा उधर प्लस आई प्रभाव ज़्यादा। ठीक है, रटने वालों के लिए, और समझने वालों के लिए सिंपल समझने का तरीका बता दिया मैंने। फिर वो भी वही याद रखेंगे, क्योंकि याद रखोगे तो सिंपल रहेगा, वापस समझ के याद रखोगे तो परमानेंट रहेगा, ये डिफरेंस है थोड़ा। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं, ये सी है ना, थोड़ा मार्कर नहीं चला, इस पे क्या करोगे तुम, ये 3 है, इधर क्या करोगे इन दोनों में। अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर दो देने वाले समूह एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 देने वाले समूह एक कार्बन से जुड़े, और ये वाला कार्बन इसको सपोर्ट करेगा और इससे कोई समूह जुड़ा होगा, मतलब ये बहुत ज़्यादा ऋणावेशित समूह इस छोटे से ऋणावेश को और सपोर्ट करेगा, तो देने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर चौथे कार्बन का तो कोई महत्व ही नहीं है, सिर्फ ये 2 कार्बन, ये तो बेचारा बहुत कम सपोर्ट कर पाएगा और ये थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा। यानी कि क्या मतलब, तुम्हें सीधा समझ में आ गया होगा कि इस कार्बन को इधर घुमाने पर इसकी तुलना में इसका प्रभाव बढ़ गया। इसको तुम समझने तरीके से तुमने समझ लिया कि फोर्थ कार्बन पर 0 होता है, यानी कि इधर तो कार्बन की संख्या घट गई। तो एक तो तुम्हारे फर्स्ट वाला रूल याद रखा था कि सर कार्बन की संख्या जितना ज़्यादा उसका प्लस है ज़्यादा, क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, फोर्थ कार्बन पर आई प्रभाव का कोई महत्व नहीं रहता। या फिर दूसरा तरीका, जहाँ शाखन ज़्यादा उसका प्लस है ज़्यादा, वो भी याद रख लो तो बहुत तगड़ा। बाकी समझा तो दिया ही मैंने। हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे सर याद क्यों करवा रहे हो, ये चीज़ें बार बार रिपीट होगी इसलिए याद भी करवा रहे हैं, और समझना है वो समझ भी रहे हैं, और फिर ये अपने आप रट भी जाएंगी तुमको, है ना। अब इसको देखो, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक ट्रिटियम है, एक ड्यूटेरियम है, इसके अप्रूप के आधार पर करा। वैसे ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो कोई सारे बच्चे से छोड़ना चाहते हैं छोड़ दे सकते हैं। अब इसको छोड़ देते हैं कि रख देते हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है, तो इधर देख लो, इधर का इसका इलेक्ट्रॉनिक घनत्व ज़्यादा है तो इसको देगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक घनत्व और ज़्यादा हो जाएगा, इसकी तुलना में जो कम रहेगा तो इसमें और ज़्यादा हो जाएगा। या फिर तुम इसको ऐसा कर सकते हो, भार ज़्यादा, तो जिसका भार ज़्यादा वो ज़्यादा दबाएगा, यानी कि ज़्यादा दबाएगा तो इधर से इधर जाने पर प्लस ही बढ़ेगा। क्या क्या, इधर से इधर जाने पर भार बढ़ेगा, वो ज़्यादा दबेगा, इसकी लाइन ये वाली छोटी हो जाएगी, इससे इससे भी इसकी लाइन छोटी हो जाएगी, लाइन छोटी हो जाएगी, मतलब इस वाले की देने की क्षमता क्या हो जाएगी ज़्यादा, यानी कि प्लस है प्रभाव यहाँ से यहाँ जाने पर बढ़ेगा। वैसे ये वाला सिलेबस में नहीं है, छोड़ सकते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आई प्रभाव के अनुप्रयोग देखेंगे अभी। आई प्रभाव के अनुप्रयोग, आई प्रभाव के अनुप्रयोग में सबसे पहला अनुप्रयोग है मध्यवर्तियों का स्थायित्व। मध्यवर्ती कौन कौन से स्थायित्व पढ़ेंगे सर, पहला तो आपने फ्री रेडिकल लिखाया था, तो फ्री रेडिकल को अभी हम पूरे जीओसी के लास्ट में पढ़ेंगे अलग से। उससे पहले कार्बन आयन कार्ब कैटायन का स्थायित्व देखेंगे। वैसे फ्री रेडिकल को भी कार्ब कैटायन की तरह तुम स्थायित्व, सॉरी कार्ब एनायन की तरह तुम स्थायित्व, मतलब कार्ब रसायन की तरह स्थायित्व बता सकते हो उसका भी। पर ये दोनों जो आवेशित प्रजातियां हैं, इनका स्थायित्व का मतलब क्या है, ये कब स्थायी होगी, जब ये उदासीन होगी। मतलब इनका स्थायित्व होने का मतलब है कि इनका उदासीन की तरफ अट्रैक्ट होना या फिर की ओर जाना, कि जो जितनी जल्दी उदासीन होगा या फिर जो जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से उदासीन हो पाएगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा स्थायी होगा। ठीक है,
कार्बोनाइल और कार्बोकेटाइन में से। अब यानी कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे प्लस आई प्रभाव का इसमें क्या रोल, सॉरी आई प्रभाव का इसमें क्या रोल है। जैसे कोई धनात्मक आवेशित कार्बन है, ठीक है, उसकी कोई चेन है, ये से आई प्लस आई प्रभाव वाले समूह से जुड़ी हुई है, ठीक है। जब ये ऐसे जुड़ी हुई है, ये वाला समूह इस चेन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, घनत्व को बढ़ाएगा। कौन सा समूह? ये वाला समूह इस चेन पे। तो इस चेन का जो पॉजिटिव है वो क्या होगा? घटेगा, या फिर क्या होगा? उदासीनता की तरफ जाएगा, ठीक है, यानी कि उदासीनता की तरफ जाएगा, उदासीनता की तरफ जाएगा, जिससे क्या होगा? स्थायित्व बढ़ेगा, ठीक है। इस प्रकार स्टेबिलिटी देखेंगे। अब ये कार्ब धनायन के केस में तो कैसे स्टेबिलिटी होगी कि प्लस आई प्रभाव जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रह जाएगा, किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज या पॉजिटिव चार्ज चेन के लिए। पॉजिटिव चार्ज चेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्रभाव के हो जाएगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई प्रभाव। अगर यहाँ पे माइनस आई ग्रुप जुड़ा होता तो इलेक्ट्रॉन घनत्व को और घटाता, यानी धनावेश को बढ़ाता। इससे इस चेन की जो स्टेबिलिटी है और घट जाती, यानी कि उसकी उदासीनता कम हो जाती, ठीक है। अब ये का ये प्रभाव अगर यहाँ पे मैं ऋणायन ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ऋणायन ले लूँ, फिर ये प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा रहा हो, तो ये क्या करेगा? इस परिणाम में मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएगा। इसमें तो पहले से इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा हुआ है, तो उसके केस में चेन पर जो मतलब इनवर्सनल प्रोपोर्शनल का जो तरीका बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, ठीक है, तब इस टाइप से बनेगा। अब अपन क्वेश्चन करेंगे। अब इस वाले क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चंस में क्या करना है कि इसमें अपने को मध्यवर्ती का स्थायित्व देखना है, स्थायित्व का क्रम देखना है। इससे कोई प्लस आई या माइनस आई वाला समूह नहीं जुड़ा हुआ, इससे एक समूह जुड़ा हुआ है प्लस आई वाला, इससे प्लस आई वाले दो समूह जुड़े हुए। यानी कि जब अपन ये क्वेश्चन कर रहे थे वो कार्बन की संख्या वाला, यानी कि CH3 एक प्लस आई समूह है जो इसको स्थायी कर रहा है, पॉजिटिव को। अब तुम्हें समझ में आया वो कार्बन वाली चीज़ ने वो, क्योंकि इधर से इधर जाने पर कार्बन की संख्या भी बढ़ रही है, यानी कि पॉजिटिव का स्थायित्व बढ़ेगा। क्लियर है? यानी कि मध्यवर्ती जो है यहाँ से यहाँ पर जाने पर लगातार स्थायी होगा। क्यों? क्योंकि प्लस आई वाले समूह की संख्या लगातार बढ़ रही है, 0 से 1 2 3 हो रही है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन, ये का यही है, पर यहाँ पे 1 डिग्री को इस तरह से शो कर रखा है, यहाँ पे 2 डिग्री को ऐसे शो करके रखा है, यहाँ पे 3 डिग्री को ऐसे शो करके रखा है। यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन ऐसा है, फिर ऐसा है, 2 डिग्री ऐसा है, 3 डिग्री ऐसा है। और यहाँ पे बस कुछ बच्चे होते हैं ना, ऑर्गेनिक का जो डर है वो पैदा करने वाला यही क्वेश्चन है। और मेरे जैसे टीचर जो बावड़े होकर ऐसे सरल सरल क्वेश्चन करवाते हैं वो वाला यही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव हैं इस पर तुम नेगेटिव मान लो। नेगेटिव मान लोगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, जस्ट उल्टा, ठीक है। जस्ट स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? उल्टा, यानी कि ये तीर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी डायरेक्ट कुछ समझने वाली बात नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो तो इसमें देखो फोकस करोगे तो PCC सेम है, ठीक है, बट डिफरेंस क्या है? आई वाला जो समूह है वो भिन्न भिन्न है। कौन सा आई वाला समूह? माइनस आई वाला समूह है। ऋणावेश के साथ माइनस आई वाला समूह जुड़ा है तो वो क्या करेगा? इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, लेकिन कौन सा सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा? तो इसका जो आंशिक धनावेश सबसे ज़्यादा है, फिर इसका, ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सही है ऑर्डर, बिल्कुल सही है। अब ये वाला क्वेश्चन क्लियर कट है। पहले फ्लोरीन सबसे दूर था, मतलब बहुत ज़्यादा दूर है ऋणावेश से, लेकिन धीरे धीरे पास आ रहा है। देखो दूसरे कार्बन पे आ गया, अब तीसरे कार्बन पे आ गया, बहुत पास आ गया। लेकिन जब लगातार कार्बन की
पास आ जाएगा, यानी कि ऋणावेश की लगातार पास आएगा ना, पास आएगा तो दूरी क्या होगी, कम, दूरी कम होगी, और दूरी कम होगी तो आई प्रभाव कोई सा भी है, प्लस है माइनस है, दोनों ही क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल हो गया। अब इसमें क्या करना है, तो इसमें देख रहे हो पीसीसी क्या है, अलग अलग। सर पीसीसी तो सेम है, ग्रुप अलग अलग है, बस ग्रुप की पोजीशन भी अलग अलग है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसके लिए मैं तुमको कंसेप्ट बताता हूँ। ये क्या है तुम्हारे इमेजिनेशन में, स्ट्रॉन्ग माइनस आई समूह, और ये क्या है, दुर्बल माइनस आई समूह। ठीक है, एक तरफ तुम सोचो कि तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तुम अपनी क्लासरूम में हो या तुम्हारे घर पे बैठे हो, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक शेर बैठा है, और तुम तुम्हारे रूम में पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा जो गेट है उधर एक कुत्ता खड़ा है या फिर कोई बिल्ली है, हाँ बड़ी बिल्ला बिल्ला है, ठीक है, तुम किससे डरोगे, 10 किलोमीटर खड़े शेर से डरोगे या फिर उस बिल्ली से या कुत्ते से डरोगे। सो सिंपल है, शेर से क्यों डरेंगे, वो तो बहुत दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, तो हम तो बिल्ली से डरेंगे या फिर कुत्ते से डरेंगे। ठीक है, इसका मतलब डर तुम्हें किससे ज़्यादा लगेगा, यानी कि प्रभाव किसका होगा, दूरी का। अगर स्ट्रांगनेस अगर ग्रुप की आ जाती है ना, तब तुलना करनी है, और दूरी की भी साथ में आ गई तुलना, तो तुलना किससे करेंगे, दूरी से। ठीक है, समझ में आ गया। ये एग्जाम्पल तुम दिमाग में सेट करके रखना जिससे तुम पढ़ सको। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट इसमें से ज़्यादा सही कौन होगा, सेकंड वाला, फर्स्ट से, क्योंकि सेकंड वाले का प्रभाव ज़्यादा रहेगा फर्स्ट वाले से। क्यों, दूरी के कारण। अब सर इसको देख के डर मत जाना, सर ये क्या बना दिया, ऑलरेडी नॉर्मल होता है ना, ऊपर नीचे घुमाना करना, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसलिए ऊपर नीचे करना पड़ता है। ठीक है, अब ये क्या है कि अब इसमें क्या है, सिंपल है, शाखन बढ़ रहा है या फिर देख लो डिग्री बढ़ रही है। सर यहाँ पे तो धनावेश वाला तो पोजीशन ही नहीं दिख रही, अभी दिखा देते हैं भाई, सेकंड वाले की पोजीशन, धनावेश वाली पोजीशन नहीं दिख रही तो दिखा देते, टेंशन क्यों ले रहे हो, ये यहाँ पे मार्कर नहीं चल रहा है यार, यहाँ पे पोजीशन। ठीक है, अब देखो ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, इसका मतलब ये तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो, ये तो कंफर्म हो गया ना कि थर्ड सबसे ज़्यादा स्थायी है, थर्ड सबसे ज़्यादा स्थायी है। उसके बाद कौन सा ज़्यादा स्थायी होगा, इन दोनों में से। अब देखो चौथे कार्बन का नेग्लिजिबल मतलब होता है, लेकिन इसमें देखो ये वाला इधर है, यानी कि उसके बाद सेकंड आ जाएगा और उसके बाद फर्स्ट, मतलब जस्ट अपोजिट का। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पॉजिटिव लगा देता हूँ मैं। अब इसमें पॉजिटिव की जो स्टेबिलिटी है वो कैसे देखोगे, जिसमें जिस पीसीसी में कार्बन की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे पॉजिटिव का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि कार्बन जो है वो एक प्लस आई समूह है, और प्लस आई समूह की संख्या जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। ठीक है, इस क्वेश्चन को तुम ही जमा लेना, इसको मैं नोट्स में नहीं करवा रहा, मतलब मैं सॉल्व नहीं करने वाला। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें तो इस वाले क्वेश्चन में तुम देखोगे तो ये थोड़ा, एक मिनट, हाँ मैंने क्या गलत तो नहीं लिख दिया, अच्छा यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी ना, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, तो देखो पीसीसी तीनों में सेम है। उसके बाद देखो अब माइनस आई मतलब प्लस आई वाला समूह देखो, जो पीसीसी को स्टेबल कर रहा है उसको देखो, उसमें तुम क्या देखोगे, ईएन देखोगे, क्योंकि ऋणावेश तीनों पे है, तो ईएन जिसकी सबसे कम है वो ज़्यादा स्थायी करेगा, यानी कि थर्ड सेकंड फर्स्ट, तो थर्ड सेकंड फर्स्ट आंसर लिख दो। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें भी क्या है, सेम है, बस इसमें माइनस आई समूह दे दिया, और माइनस आई समूह जो कौन सबसे ज़्यादा खींच रहा है, जस्ट इसका उल्टा क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम करो, आंसर मैं बता देता हूँ। इधर जाने पर माइनस आई की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी इधर जाने पर बढ़ेगी। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ, इसमें दूसरी एप्लीकेशन ले रहा हूँ मैं, एप्लीकेशन का ए लिख रखा है यहाँ पे, दूसरी एप्लीकेशन में एसिडिक स्ट्रेंथ लूँगा पहले और फिर बेसिक स्ट्रेंथ लूँगा, मतलब ये दो चीज़ें पढ़ाऊँगा, और उसके बाद तुम्हारी दूसरी क्लास चालू हो जाएगी रेजोनेंस की। ठीक है, अब इसमें क्या करना है तुमको कि एसिडिक स्ट्रेंथ कह दो, कि ए कह दो, कि ए का क्रम पूछ ले, पी के ए पूछ ले,
ऐसे कुछ पूछ ले तो पीके के का उल्टा होता है, ये तुम्हारे को फिजिकल में पढ़ाते हैं। अब अम्ल क्या होता है या फिर अम्ल क्या होता है? H+ देने वाली प्रजाति जो है, H+ देने वाली प्रजाति, ठीक है, H+ देने वाली जो प्रजाति है उसको क्या कहेंगे? अम्ल। अब क्या कह रहे हैं? अब है कि अम्लीय सामर्थ्य कैसे देगी, अम्ल की सामर्थ्य कैसे देखनी है? अम्ल की सामर्थ्य कैसे देखेंगे? जब ये H+ दे देगा तब उससे क्या बनेगा? संयुग्मी क्षार। तो बनने वाला जो संयुग्मी क्षार है, तो उस संयुग्मी क्षार की स्थायित्व के हिसाब से अपन अम्लीय सामर्थ्य को देखेंगे, ठीक है। अम्लीय सामर्थ्य को देखेंगे। अब स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, यानी कि जो संयुग्मी क्षार है उस एनायन ही होगा ये। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन मतलब जिस संयुग्मी क्षार का निर्माण हुआ था उसकी स्थायित्व को देखने के दो तरीके हैं। पहला तो EN है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कब? आवर्त में, ठीक है। और वर्ग में बात करोगे तो साइज ऑफ ऑर्बिटल ले लो, ठीक है। ये दो बातें तो हर किसी को समझ में आती, क्योंकि वर्ग में नीचे जाने पर ऋणावेश घनत्व जो है वो घटता है। किसका? ऋणायन का। तो ऋणावेश घनत्व घटता है जिसके फलस्वरूप ऋणायन क्या हो जाता है? स्थायी। सिंपल है। और आवर्त में क्या होगा? EN बढ़ती है तो इससे तो बढ़ता है ऋणायन का। सिंपल। अब ये तो हो गए पहला दूसरे पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट है प्रतिशत S लक्षण। ये EN का ही पार्ट समझ लो। प्रतिशत S लक्षण बढ़ने से EN बढ़ती है ना, यानी कि प्रतिशत S लक्षण बढ़ेंगे, मतलब sp2 में और sp में से S लक्षण किस में ज़्यादा है? तो S में, sp में ज़्यादा है sp2 से, इस प्रकार, ठीक है। ये भी एक तरह का EN से ही वो टॉपिक इंस्पायर है, बट अलग लिखना है इसको। एक है तरीका कि -I से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। किसकी बात करें अपन? ऋणायन की स्थायित्व की, इसलिए। और +I से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब धड़ाधड़ क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। अब चलो क्वेश्चन करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्रम के। सिंपल है। पहला क्वेश्चन आवर्त का है। आवर्त में EN बढ़ने के साथ, तुम पहले सॉल्व कर लो, ठीक है, पोज करके सॉल्व कर, ठीक है। EN बढ़ने के साथ साथ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ जो है क्या होगी? इंक्रीज। इसमें क्या करोगे? अब इसमें पॉइंट ये आता है कि CH3 से H निकालूंगा कि NH2 से। तो सबसे पहली बात, जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है वही अम्लीय हाइड्रोजन बना सकता है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए अपन यहाँ से निकालेंगे। बाकी इनमें से ऑप्शन है तो इसमें अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से H निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से इधर से निकलेगा NH2 से, और यहाँ पे OH से निकलेगा। अब बात है स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी डायरेक्ट दिख रहा है। ये भी एक ही, मतलब देखो PCC में जो CH3 ग्रुप है +I लगाने वाला, वो सब में सेम है। देखोगे क्या? ऋणावेश भी सभी में सेम है। अब तुम्हें देखने क्या है? EN। तो EN इधर से इधर जाने पर बढ़ रही है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। फीका है क्या? अब ये देख लो, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन जो है वो आ गया वर्ग का क्वेश्चन है। तो वर्ग में क्या होगा? नीचे रहने पर साइज बढ़ती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ लगातार बढ़ेगी। ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन भी सेम है, एसिडिक स्ट्रेंथ वर्ग में बढ़ेगी। कंप्लीट। इसमें क्या होगा? प्रतिशत S लक्षण बढ़ रहे हैं। पहले तुम है ना कर लो, पोज कर लिया। इसमें प्रतिशत X लक्षण घट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, घट रहे हैं। प्रतिशत S लक्षण बढ़ेंगे तब स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन घट रहे हैं तब घटेगी। तो यहाँ जाने पर स्ट्रेंथ डायरेक्टली घटेगी, ठीक है। बोल भी दिया है, वैसे ये मार्कर भी नहीं चल रही है, अभी चल रही है, ठीक है, घटेगी इधर जाने पे। इस वाले में सिंपल है कि यहाँ पर देख रहे हो, जब इस वाले कार्बन को +I वाले समूह की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि इस वाले कार्बन पर +I वाले समूह की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो
ये वाली एसिडिक स्ट्रेंथ तो यहाँ से यहाँ तक जाने पर घटेगी। सर आपके एक जैसे क्वेश्चन क्या आंसर होते हैं? हाँ बेटा, इसमें क्या होगा ऑर्डर? ये तुम्हारा ऑर्डर सब लगभग रट गया होगा तुमको अभी तो। पीसीसी सेम है, देखोगे क्या? माइनस आई या प्लस आई वाला ग्रुप देख ले, कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है। आंसर क्या आएगा? सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। ठीक है, हो गया सर, हो गया। अब ये वाला करो। इस वाले में क्या करोगी? सबसे पहले तो इसको है ना, तुम ध्यान से देखो क्या कर क्या रहे हो तुम। देख लिया? ठीक है भाई, अब देख लिया तो अब देखो ध्यान से। सब में CWH मतलब PCC सेम है। अब ग्रुप कौन सा रहा? ये वाला। अब EN के हिसाब से देखे जाए तो यहाँ से आ जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ घटनी चाहिए। कैसे घटनी चाहिए? समझ में आ गया होगा? हाँ, आ गया क्या? समझ में आ गया? EN से देखते हैं आई इफेक्ट। तुम आई इफेक्ट में कंफ्यूज मत होना। आई इफेक्ट और रेनाइन की स्थायित्व अलग अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। मार्कर भी नहीं चलता, बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे पहले तो बेसिसिटी पढ़ लो। तो पहले बेसिक चीज़ क्या है, क्या बेसिसिटी, या फिर मतलब कुल मिला के क्षार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक में कौन सा क्षार पढ़ेंगे? ऐसा स्पीसीज या ऐसी प्रजाति जो हमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करे, उसे क्या कहेंगे? क्षार, या फिर क्या कहेंगे? लुईस क्षार। वास्तव में वो लुईस क्षार ही होती है, ठीक है, पर वो ऑर्गेनिक में उसी क्षार का उपयोग करते हैं, जबकि OH- देने वाले क्षार का उपयोग नहीं करते, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी? डोनेटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता पे। इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता पे, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता सिंपल है। बेसिसिटी जो है एसिडिटी की बिल्कुल उल्टी है। मतलब उसमें क्या था? वर्ग में साइज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, इसमें साइज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। उसमें आवर्त में किसके लिए? वर्ग के लिए। आवर्त में EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। प्रतिशत ऐसे लक्षण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, उसमें इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। और आई प्रभाव में भी जस्ट सेम, तुम देख लेना, ठीक है। आई प्रभाव तुम्हें बताइए, आई प्रभाव का क्या खेल है। और ये कब लग रहा है? वर्ग में। ये कब लग रहा है? आवर्त में। लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, आवर्त में। ये कब लग रहा है? सेम परमाणु, सेम एटॉम है। और ये कब लगेगा? जब सब कुछ समान हो ना, ऑल आर सेम। मतलब मौका तब मिलेगा इसको देखने का, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे। ये वाले सारे क्वेश्चन अपने एसिडिक स्ट्रेंथ में करे थे, उसके जस्ट अपोजिट वाले नियमों के से अप्लाई करके तुम खुद सॉल्व करोगे। तुम्हारा ये HW है, क्योंकि वो का वही है ना, जस्ट उसका अपोजिट आंसर है, इसलिए मैं इसको सॉल्व कराने में टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करोगे तुम, ठीक है। वैसे तुम पहले करो, अब इसमें फिर मैं करता हूँ। इसमें तुमको सब कुछ समझा रखा है कि देखो ये वाला ग्रुप यहाँ पे आ गया, ठीक है। देखो ये वाला ग्रुप यहाँ पे आ गया तो पास आ गया, तो पास आ गया तो क्या हो जाएगी? एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? हाँ सॉरी, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। कैसे बढ़ जाएगी? क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज है, उसमें प्लस आई देने वाला समूह ज़्यादा जुड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी सेकंड वाले में फर्स्ट वाले से। बस दोनों को मिक्स मत कर लेना मेरी तरह, अभी मैं भी भूल गया था जैसे, ठीक है। इसमें भी वो होगा वही कंसेप्ट। अब लास्ट वाला जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
इसको समझाऊंगा थोड़ा अच्छे से, ठीक है, इसलिए पहले इसको नोट करो, इसको अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले ये तुम्हारे एनसीईआरटी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में भी आ रखा है, इसलिए इसमें होता क्या है मैं समझाता हूँ कंसेप्ट से। सबसे पहले जब तक कुछ नहीं बोलेगा ना तो जल में देखना है इसको। सबसे पहले किस में देखना है? जल में। जल में देखना है क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ देख लो, बेसिक स्ट्रेंथ देख लो। जब तक कुछ नहीं बोलेगा तब कब किस में देखना है? जल में। तो जल में देखेंगे तो आक्रमण कौन करेगा इस पे? जल करेगा, ठीक है, जल करेगा। जल कब करेगा? जल न्यूट्रेटिव स्पीसीज के उपस्थिति में तो कर नहीं सकता, मतलब जब आवेशहीन है तब नहीं कर सकता, लेकिन जब खुद हाइड्रोनियम आयन बना हुआ है तब करेगा। अब जल के अटैक होने के आधार पर इसकी जो क्षारीयता है डिसाइड की जाती है, ना कि इसके डिग्री से डिसाइड की जाती है, ना इसके आई प्रभाव से डिसाइड की जाती है। क्यों? क्योंकि जल इसकी जो क्षारीयता किस में देख रहे हैं अपन? जल में बार, ठीक है अभी, इसलिए इस पर जल का अटैक आसानी से हो जाता है, इस पर जल का अटैक आसानी से हो जाता है, लेकिन इस पर जब अटैक करने जाते हैं, ठीक है, तब क्या हो जाएगा? त्रिविम बाधा लग जाएगी। इस जैसे अपन ही है, जैसे अपनी कोई फ्रेंड है, ठीक है, फिर अपन बात करने गए, उससे शादी की बात करने गए। अब अपन एक बार तो वो के लिए उसका एक भाई खड़ा है, ठीक है, बात हो जाएगी। फिर दो भाई खड़े हैं, ठीक है, तो भी बात हो जाएगी, हो भी सकती है अच्छे से बात हो जाए। लेकिन तीन तीन भाई खड़े हैं तो तुम्हें डर लगेगा यार, बात करें कि रहने दे, कोई और देख लें, ऐसा होता है ना। इस कॉमन सेंस के हिसाब से चलेगा थोड़ा, उस हिसाब से अटैक वास्तव में इस पर आसानी से हो जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो 3 डिग्री में लग जाता है, 3 डिग्री एमीन में। 2 डिग्री एमीन के हिसाब से देखा जाए तो 2 डिग्री पर तो नहीं लगता है स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि 2 डिग्री की तो क्षारीयता ज़्यादा है आई प्रभाव के हिसाब से, ठीक है। 2 डिग्री की जो क्षारीयता है वो ज़्यादा ही ले रहे हैं, 2 डिग्री की क्षारीयता ज़्यादा ले रहे हैं आई प्रभाव की वजह से, फिर 2 डिग्री की ज़्यादा, फिर 1 डिग्री की, और फिर 3 डिग्री की ले रहे हैं। 3 डिग्री का कम होने का कारण स्टैटिक हिंड्रेंस कह दो तुम, ठीक है, जल की आक्रमण क्षमता कम हो गई। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट कि तुम ये तो गया समझने का कारण कि क्यों ऐसा होता है, कि ऐसा अजीब सा क्रम मिलता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ के रटने वालों के लिए, अब ये का ये मेथिला ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मैं तो कहता हूँ इसको रट लो, तरीका मैं बता दूंगा, उसको रट लो, ठीक है। तुम वैसे रटना नहीं चाहिए, मैं समझा रहा हूँ, पर वो समझा हुआ इतना याद नहीं रहता है ना, इसलिए रटने का तुमको याद रह जाएगा वापस, पर भूलना मत। बढ़ता हुआ क्रम पर याद ही रख लो तो भी ऐसा ही क्वेश्चन तुम देख के जाना एक बार एग्जाम में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब ये तो 1 डिग्री मैथिल आया, जब एथिल आएगा तब क्या होगा? तब सॉरी, एथिल वाला तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए वो नहीं करवाना, इसलिए तो मैथिल वाला ही करना है, ठीक है। अभी मैथिल वाला ही करना है, सॉरी मैं भूल गया था। तो ये वाला ही है तुम्हारे सिलेबस, कंसेप्ट बता दिया। रटने का तरीका क्या है कि चलो रटने का तरीका तो क्या ही कराना है, समझने वाला बढ़िया तरीका आ गया तो ठीक है। बाकी याद रखने वाले 213 याद रख लेते हैं, 312 याद रख लेते हैं, कुछ ऐसा याद रख लेते हैं, बढ़ता हुआ क्रम घटता हुआ क्रम याद करने का तरीका। इस पर मैं 2 यार लिखवा देता हूँ, फिर तुम्हारी क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। इसका आंसर बताओ तुम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट कि थर्ड? सर फर्स्ट ही होगा, फर्स्ट ही होगा, ठीक है। दूसरा यार भी लिखवा देते हैं अभी। इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? सर इस वाले क्वेश्चन का भी थर्ड आंसर हो जाएगा, बिल्कुल गलत, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, उपरोक्त सभी। सर ये एक मिनट सर, ये ऐसा क्यों? सर ये दोनों तो होंगे, ये तो हमें पता है, ये वाली चीज़ कैसे होगी? ये भी होगी भाई, जब तुम 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन की तुलना करोगे तो 2 डिग्री एमीन का जो एच बॉन्ड है, मतलब अंतराण्विक हचबंध है, वो प्रबल होगा। प्रबल होने का कारण क्या है? हाइड्रोजन जो स्पीसीज़ है वो पॉजिटिव वाली स्पीसीज़ है, और जब तुम NH2 वाले ग्रुप में, जब स्टेरिक हिंड्रेंस मैंने बताया था कि नहीं लगेगा या कम लगेगा, इसमें नहीं मानना है, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानते हैं, वो उसमें मानते हैं। सॉरी अंधेरा है पर सुन लो, ठीक है, सुनना है अभी। मानते ज़रूर हैं, पर सिर्फ उसमें
मानते ज़रूर है पर H बंध उसमें प्रभावी हो जाता है, इस कारण उसकी क्षारीयता जो है उस 1 डिग्री से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, क्लास कंप्लीट है। इसका आंसर बताओ तुम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट के थर्ड? सर फर्स्ट ही होगा, फर्स्ट ही होगा। ठीक है, दूसरा यार भी लिखवा देते हैं अभी। इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? सर इस वाले क्वेश्चन का भी थर्ड आंसर हो जाएगा। बिल्कुल गलत, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। उपरोक्त सभी। सर ये एक मिनट सर, ये ऐसा क्यों? सर ये दोनों तो होंगे, ये तो हमें पता है, ये वाली चीज़ कैसे होगी? ये भी होगी भाई। जब तुम 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन की तुलना करोगे तो 2 डिग्री एमीन का जो H बॉन्ड है, मतलब अंतराण्विक H बंध है, वो प्रबल होगा। प्रबल होने का कारण क्या है? हाइड्रोजन जो स्पीसीज़ है वो पॉजिटिव वाली स्पीसीज़ है, और जब तुम NH2 वाले ग्रुप में जब स्टेरिक हिंट्रेंस मैंने बताया था कि नहीं लगेगा या कम लगेगा, इसमें हमें नहीं मानना है, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानते हैं। वो उसमें मानते हैं। सॉरी अंधेरा है पर सुन लो, ठीक है, सुनना है अभी। मानते ज़रूर हैं पर सिर्फ उसमें मानते ज़रूर है पर H बंध उसमें प्रभावी हो जाता है, इस कारण उसकी क्षारीयता जो है उस 1 डिग्री से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, क्लास कंप्लीट है।